Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So I welcome you all to a very special series of Polity for UPSC Prelims 2025 और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल यूपीएससी प्रीलिम्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रीएम्बल को पढ़ेंगे वन शॉट रिवीजन में और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रीएम्बल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ये बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले बोला जाता है कि द प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। जिस तरीके से किसी भी बुक को पढ़ने से पहले आप उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ के उसके अंदर के कंटेंट के बारे में जान लेते हो कि वो बुक साइंस फिक्शन है, नॉवेल है, या वो रोमांस बुक है, या वो किसी एजुकेशन पर्पस का बुक है, उसी तरीके से आप प्रीएम्बल को पढ़ के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जान सकते हो। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि इट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी क्या है ये हमें पता चलता है हमारे प्रीएम्बल से। एन.एफ. पालकीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। इसे एज अ आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे भी यूज किया जाता है। ये प्रीएम्बल का जो आज मॉडर्न वर्जन हम देखते हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में पास किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन आज ये प्रीएम्बल है। तो बेसिकली प्रीएम्बल इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब तक हमारे प्रीएम्बल को बस एक बार अमेंड किया गया है एंड दैट इज ओनली थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को एट अ टाइम ओनली एक बार अमेंड किया गया है 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जहां 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये क्वेश्चन प्रीवियसली यूपीएससी ने पूछा है और बाकी सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रीएम्बल को कितने बार अमेंड किया गया है और किन वर्ड्स को जोड़ा गया था। तो हमें याद रखना है कि प्रीएम्बल को अभी तक ओनली वंस अमेंड किया गया है, दैट इज थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये तो हुआ बेसिक स्ट्रक्चर जो कि प्रीएम्बल के बारे में कुछ बातें जानने को थी। प्रीएम्बल बेसिकली क्या बोलता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to secure justice, liberty, equality and fraternity। अब इन सारे वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि प्रीएम्बल में सोर्स ऑफ ऑथोरिटी कौन है, यानी कि प्रीएम्बल का सोर्स क्या है। तो प्रीएम्बल के सोर्स यहां के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी भारत के लोग हैं वही प्रीएम्बल में क्या है, एज अ सोर्स पावर वही दे रहे हैं। इंडिया का स्टेट जो है इसका नेचर कैसा है? तो 5 टाइप से आपको याद रखना है कि ये एक सॉवरजिन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट है। यानी कि इंडियन स्टेट का नेचर है सॉवरजिन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस चीज को अचीव करना चाहते हैं? तो हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या था प्रीएम्बल का? तो 26 नवंबर 1949। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दिन हमने अपने प्रीएम्बल को एडॉप्ट किया था और इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोला जाता है, 26 नवंबर 1949। तो ये तो हो गया बात सोर्स का, नेचर का, ऑब्जेक्टिव का और डेट ऑफ एडॉप्शन का।
अब इन सारे टर्म्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं और समझते हैं सॉवरजिन का मतलब। तो बेसिकली सॉवरजिन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया, तो दो बातें हमें याद रखनी है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। यानी कि हम एक्सटर्नल डिसीजंस भी इंडिपेंडेंट लेते हैं और इंटरनल डिसीजंस भी इंडिपेंडेंटली लेते हैं बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए। यानी कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। तो सॉवरजिन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट। तो पहला तो आपको नेचर ऑफ द स्टेट समझ आ गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। दूसरा है सोशलिस्ट। ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में ओरिजिनल एग्जिस्टेंस में नहीं था, इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया। पहला फैक्ट तो ये याद रखना है। अब सोशलिस्ट बेसिकली होता है ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन बाय गवर्नमेंट। सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो रिसोर्सेस है वो सरकार के हाथ में होगी। लेकिन इंडिया का जो सोशलिज्म है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का बात करता है। यानी कि इंडिया में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे बेस्ड है। यानी कि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि यहाँ आपको प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स दोनों देखने को मिलेंगे और दोनों कंपटीशन करते हैं। यानी कि ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का बात करता है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है कि पूरा का पूरा ओनरशिप जो रिसोर्सेस का होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल का कुछ यहाँ पे रोल ही नहीं होता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपको प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स दोनों देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जहां पे आपको पब्लिक सेक्टर्स बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसी तरीके से प्राइवेट में आपको जियो दिख जाएगा। तो बेसिकली इंडिया जिस सोशलिज्म का बात करता है वो गांधीयन सोशलिज्म है, ना कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है। तो इंडिया गांधीयन सोशलिज्म को प्रमोट करता है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको यहां पे बताए हैं इस नोट्स के अंदर, इससे बाहर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा प्रीएम्बल से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं सेक्युलरिज्म को। तो बेसिकली पहला फैक्ट तो ये याद करना है कि इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे सेक्युलरिज्म का दो कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है कि स्टेट और रिलीजियन के बीच में पूरा का पूरा सेपरेशन होता है। यानी कि स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, टोटली सेपरेटेड है। दैट इज योर नेगेटिव सोशलिज्म सेक्युलरिज्म दैट इज फॉलोड इन यूएसए। तो ये यहाँ पे प्रमोट किया ही नहीं जाता है इंडिया में। इंडिया में हम प्रमोट करते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, यानी कि ऑल रिलीजियंस आर ट्रीटेड इक्वली और इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। यानी कि हम सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करेंगे और इंडिया का एज सच कोई ऑफिशियल रिलीजियन नहीं होगा। सरकार सारे रिलीजियंस को प्रमोट करने में इक्वली वर्क करेगी। ये होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के ऊपर एक और डिटेल वीडियो आएगा फंडामेंटल राइट्स से में, जहां हम सेक्युलरिज्म को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये है हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो कि हमें इंडिया के प्रीएम्बल में देखने को मिलता है, जो कि पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर डेमोक्रेटिक। नाउ डेमोक्रेटिक मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवर्जिनिटी। इट मीन्स डेमोक्रेसी मीन्स पावर्स आर इन द हैंड ऑफ पीपल। लोगों के पास पावर है, यानी कि जनता जो है वो सुप्रीम ऑथोरिटी होल्ड करता है, जनता जनार्दन। तो यहां पर भी आप देखोगे तो सुप्रीम पावर पीपल के पास है, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत अपने पावर को यूज करता है। इंडिया के कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चलाते हैं, जहां पे हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये बात तो हम भी कह सकते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। ये हुआ हमारा
फोर्थ फीचर्स। नेक्स्ट है इंडिया इज अ रिपब्लिक, रिपब्लिकियन। हमारा नेक्स्ट जो नेचर है वो है कि हम रिपब्लिकियन हैं, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है ये इलेक्टेड होता है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होगा। हमने अपना पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली ब्रिटेन से ही कॉपी किया है। पार्लियामेंट्री फीचर्स देख लीजिए। बट ब्रिटेन में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होती है वो किंग या क्वीन होती है, जो कि एक हेरिडेटरी पोजीशन है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यही डिफरेंस है कि ब्रिटेन में दे आर फॉलोइंग मोनार्क। मोनार्क जो होता है ये ब्रिटेन में फॉलो होता है, ये ब्रिटेन में फॉलो होता है। बट इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं रिपब्लिकियन सिस्टम, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होगा। हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब भले उसका इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट वो इलेक्टेड होगा, जो कि इंडिया के केस में प्रेसिडेंट होता है, स्टेट के केस में अपॉइंटेड गवर्नर होता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, अभी के लिए इतना हम लोग को समझना है। अब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो है हमारा जस्टिस को लाना। जस्टिस किन एक्सपेक्ट में, तो जस्टिस 3 एक्सपेक्ट में, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या पॉलिटिकल जस्टिस हो, तीनों के तीनों जस्टिस को हमें मेंटेन करना है। ठीक है। सोशल प्लस इकोनॉमिक जस्टिस को हम एक साथ बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये भी हमें याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी कि किसी के फ्रीडम को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना। बट एक चीज हमें यहां पे देखना है कि लिबर्टी जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके लिबर्टी के चक्कर में किसी दूसरे के लिबर्टी को आप हार्म नहीं कर सकते हो। जैसे आपको लिबर्टी है कि आप ड्राइविंग कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हार्श ड्राइविंग कर रहे हो और आप अपने अगल बगल वाले को चोट पहुंचा रहे हो। इट मीन्स कि यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द लिबर्टी ऑफ अनदर पीपल। सो यहां पे आपको एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं दी गई है, रेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी है। लिबर्टी तो है, बट अगर आप अपने लिबर्टी का गलत इस्तेमाल करोगे तो उससे सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, पुलिस अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। याद रख लीजिएगा, लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो ये तो हो गया लिबर्टी के बारे में। नेक्स्ट हमारा फीचर है दैट इक्वालिटी। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स इंडिया के अंदर सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जितने भी लोग हैं सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट यहां पे नहीं मिलेगी। साथ ही साथ यहां पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का भी बात किया गया है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना। ठीक है। फ्रेटर्निटी बोलता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा मेंटेन करके रखना। कैसे इसको प्रमोट किया जाता है? वाया सिंगल सिटीजनशिप। आप देखोगे तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। आपके पास सेंटर का भी सिटीजनशिप होता है, आपके पास स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यू आर द सिटीजन ऑफ ओनली इंडिया। तो सिंगल सिटीजनशिप से हम ब्रदरहुड को मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि देश की इंटेग्रिटी को और इंडिविजुअल के डिग्निटी को, दोनों को साथ लेके चलना है। तो ये तो हुआ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट, जो प्रीएम्बल में बताया गया है। अब कुछ प्रीएम्बल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इसके ऊपर काफी सारे डिबेट्स हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट केस है जिसे हमें याद रखना है। दैट इज योर बीरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960, केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973 एंड LIC ऑफ इंडिया केस 1995। बीरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत के संविधान का अंग नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट फिर इसके ऊपर जब फर्दर जजमेंट हुआ केशवानंदा भारती केस 1973 में, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिवाइज किया और उसने बोला कि नहीं, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रियम्बल भारत के संविधान का एक अंग है। यही बात LIC ऑफ इंडिया के 1995 में और ज्यादा स्ट्रांगली बोला। इसमें इंटीग्रल वर्ड जोड़ दिया गया। इंटीग्रल का मतलब होता है कि ऐसा चीज जिसे आप अलग नहीं कर सकते हो, अभिन्न अंग है। इसका मतलब है कि करेंटली प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस हमें याद रखना है। तो करंट पोजीशन अगर देखा जाए तो क्या बोलता है, तो करंट पोजीशन ये बोलता है कि यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, स्टेटमेंट आ सकता है। तो यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि इन्हें आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो वाया लॉ। जैसे फंडामेंटल राइट इज जस्टिसिएबल, अगर कोई आपसे फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। बट प्रियम्बल के किसी पॉइंट को लेके कि इंडिया में फेटर्निटी प्रमोट नहीं हो रहा है, कल को आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज नॉन जस्टिसिएबल। एंड थर्ड थिंग जो हमें याद रखना है कि इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि ना ही ये लेजिस्लेचर को किसी टाइप का पावर देता है और ना ही उसके काम करने को रोकता है। यानी कि ये ना लेजिस्लेचर को पावर दे रहा है ना उसके पावर को रोक रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए प्रीलिम्स में अगर हमें MCQ एलिमिनेट करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं तो प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, और किया भी गया है अब तक बस एक बार, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बट वन थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर में जो पॉइंट्स दिया है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो पिन कमेंट में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।